जय अंबेडकर साथियों। आज मेरे साथ हैं दिल्ली नगर निगम के नेता, युवा नेता श्री दीपक पियाल जी। और दीपक जी पिछले बहुत वर्षों से नगर निगम में काम भी कर रहे हैं, एफजीदार, डेली वेजर के रूप में, और वो साथ साथ में मजदूरों की आवाज को भी उठाते हैं। लगातार संघर्षशील हमारे युवा नेता। अब मैं उनसे, आज मैंने खास तौर पर उनको बुलाया क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम में मजदूरों का शोषण हो रहा है, आए दिन खबरें आती हैं, आए दिन जिस तरीके से पता चलता है कि आज हमारे मजदूरों के खिलाफ ठेकेदारी में उनको भेजने की साजिश हो रही है, उनको पक्के ना करने के लिए दुनिया भर के नए नए तिकड़म लगाए जा रहे हैं। और जो हमारे कुछ परंपरागत नेता टाइप हैं, वो भी कभी कुछ वीडियो डालते हैं कि अभी इतने पक्के हो रहे हैं, अभी ये हो रहे हैं, कुछ सुविधाएं नहीं है, सीनियरिटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आज हम खुद इनके मुंह से सुनेंगे, अपने नेताजी के, ये कर्मचारी भी हैं, कि आखिर इनको समस्या क्या, कहाँ पर आ रही है, और परमानेंट कर्मचारी में और कच्चे कर्मचारी में और ठेके कर्मचारी में उनके सुविधाओं में कितना अंतर है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं दीपक पियाल साहब। और मैं दीपक पियाल जी को अब कहता हूं कि अब आप बताएं कि आप अपने बारे में पहले बताएं कि आप कब से काम कर रहे हैं नगर निगम में, आप को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं कच्चे कर्मचारियों को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दीपक पियाल जी। सबसे पहले तो मैं ज्ञानी जी आपका धन्यवाद करता हूं कि इस चर्चा में आज मुझे शामिल करने के लिए जो यहाँ बुलाया। जिस कर्मचारियों का जो एक समूह इस दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, दुनिया में काम कर रहा है, देश में काम कर रहा है, उनकी चर्चाओं पर आपने बात करने के लिए बुलाया। और आपके जितने भी फेसबुक के फ्रेंड हैं उन सभी साथियों को भी मैं क्रांतिकारी जय भीम के साथ नमन करूँगा, क्योंकि इस चर्चा को आज जो हम करने जा रहे हैं, ये एक चर्चा गंभीर चर्चा है, इस पर हमें अपना पूरा फोकस रखना चाहिए। जैसे कि आपने कहा, मैं कब से काम कर रहा हूँ, मैं एक बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ, कम से कम 20 साल के लगभग मुझे हो गया है एमसीडी में काम करते हुए। और जब से मैं काम पर लगा हूँ इसमें, जब से लेकर अब तक एक कच्चे कर्मचारी, बतौर एक कच्चे सफाई कर्मचारी के पद पर ही मैं काम कर रहा हूँ। तो आपकी कब से भर्ती होंगे, कम से कम आप बताएंगे? भर्ती तो इसमें देखो 98 से लेकर के 2000 और 2000 से लेकर के आगे चल ही रहा है बैच। आप कब लगे थे, कौन से वर्ष में लगे थे? मैं 2006 के बैच में था और उसी बैच में मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो जब से लेकर के अब तक लगभग 18-19 साल का समय हो गया है। मेरे को बड़ा मतलब अपने ऊपर एक ऐसे मतलब अचंभा होता है कि मैं 21 से 22 साल की उम्र में था जब मैं नौकरी पर लगा, और आज मेरी उम्र कम से कम 40 साल की हो चुकी है। इस 40 साल की उम्र के तहत मैंने ना तो अपने लिए अभी तक कुछ कर पाया हूँ, ना अपने परिवार के लिए कुछ कर पाया हूँ। एक बेटा है मेरा, ना उसके लिए मैं कुछ कर पाया हूँ। तो सेम इसी तरह से स्थिति आज पूरे जो दिल्ली के अंदर, निगम के अंदर जो कर्मचारी है, जो वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो नाला बेलदार है, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट में है, उन सब की ज़िंदगी इसी तरह से खराब हुई है। उनको ठेकेदारी पर रखा गया हुआ है। लेकिन हमारे जो कुछ उच्च कोटि नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं हमारे, जो यूनियन चलाते हैं, जो खुद को बड़ा विद्वान और बड़ा एजुकेटेड और बड़ा संघर्षशील मानते हैं, वो लोग अभी तक इस प्रथा को समझ नहीं पाए। उनसे बात करते हैं ठेकेदारी के लिए तो कहते हैं नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं आएगी, नहीं कोई ठेकेदारी नहीं आ रही है। जबकि उन्हीं के डिपार्टमेंट में जो सफाई कर्मचारी के नेता हैं, उन्हीं के खुद के डिपार्टमेंट में ऑटो टिपर चल रहे हैं, वो ठेकेदारी में हैं। जो कूड़ेदान हुआ करते हैं, जिनको हम ढलाव बोलते हैं, वो ठेकेदारी पे गए। उसके अंदर अमूल की बढ़िया एक दुकान खोल कर दी गई है लोगों को, करोड़ों रुपए का टेंडर हो रहा है, उसके अंदर अमूल ने टेंडर कर लिया, वो वहाँ चल रहा है। आज जो कर्मचारी की हालत है, ना तो कर्मचारी कहीं कूड़ा फेंकने की जगह कर्मचारी को दी जाती है, और तो और जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में वो काम करता आकर के अपनी ड्यूटी पर, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी सामान निगम द्वारा दिया नहीं जाता। ना कोई झाड़ू दी जाती है, ना कोई बेलचा दिया जाता, ना कोई रिक्शा दिया जाता, ना कोई सुविधा दी जाती जिससे वो अपना काम कर सके। लेकिन घुमा फिरा करके डिपार्टमेंट को अगर जो हम कोई आरटीआई वगैरह में पूछते तो कह देते हैं हमने सामान दिया है, लेकिन वो ये नहीं पता किसको दिया। करोड़ों रुपए का सामान खा जाते हैं लोग।
तो आपको 19 साल जब आए हैं, कुछ सीनियरिटी कुछ मिली होगी, कुछ प्रमोशन मिली होंगी, कुछ सुविधाएं मिली होंगी? नहीं सर, कोई परमिशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना तो कोई ऐसी कोई सुविधा दी गई कि चलो एक ईपीएफ काटा गया था। ईपीएफ के अंदर भी करोड़ों रुपए का घपला है। जो कर्मचारी ईपीएफ कटवाता है उसके अकाउंट में पैसे ही पूरे नहीं होते, कभी डिपार्टमेंट भेजता ही नहीं है। 11,000 करोड़ रुपए का समथिंग ये मेरे ख्याल में घोटाला चल रहा है 2016 से, और 2016 से कंटिन्यू चलता जा रहा है और हजारों कर्मचारियों का ईपीएफ कट रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है पूरे डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट एक भेड़ चाल की तरह चल रहा है। तो फिर आप ये बताइए, परमानेंट कर्मचारी में और जो कच्चे या ठेका कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं में और पगार में और दूसरी सुविधाओं में क्या आप असमानता देखते हो, क्या फर्क देखते हो? देखो, सबसे पहली तो असमानता यही है कि एक कर्मचारी जो पक्का कर्मचारी है वो भी वही काम कर रहा है, उतना ही काम कर रहा है, लेकिन जो कच्चा कर्मचारी उससे काम तो उतना लिया जा रहा है लेकिन वेतन उसको पूरा नहीं दिया जा रहा। आज 18,000 कुछ रुपए की सैलरी है, जिसमें से 2,000 रुपये ईपीएफ में कट जाते हैं, 16,000 रुपये कर्मचारी के हाथ में आते हैं। और वही काम करके एक पक्का कर्मचारी जो परमानेंट कर्मचारी है वो 50 से 70,000 का वेतन ले रहा है, और उस वेतन में वो अपने बच्चों को शिक्षा भी अच्छी दे रहा है, अपने बच्चों का लालन पालन भी अच्छा कर रहा है, अपना रहन सहन भी अच्छा कर रहा है, और तमाम तरह की जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं उनको भी वो पूरा कर रहा है। आज कोई भी कर्मचारी है, कच्चा कर्मचारी, उसको ना तो संडे की कोई छुट्टी दी जाती है, ना कभी किसी तीज त्योहार पर कोई छुट्टी दी जाती है, उनको कंटिन्यू बुलाया जाता है, काम कराया जाता है। और जो पक्का कर्मचारी है उसको साल में बहुत सी छुट्टियां मिलती हैं, 8 तो सीएल मिल जाती है और मेडिकल मिल जाते हैं, और छुट्टियां उसकी बहुत होती है, पक्की छुट्टियां उसकी इतनी हैं। तो जब इतनी फैसिलिटी एक पक्के कर्मचारी को दे रहे हैं वही काम करने पर, तो इतनी फैसिलिटी में से थोड़ी बहुत फैसिलिटी कच्चे कर्मचारी को भी बनती है, लेकिन कच्चे कर्मचारी को कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। नहीं, लेकिन एक कानून में तो जो 12 सीएल और पीएल 15 27 छुट्टियां, तो ये कानूनी रूप से, चाहे कच्चा हो, पक्का हो, चाहे ठेकेदार का कर्मचारी हो, पूरा वर्ष काम करने पर उनको साल में एक महीने की 27 छुट्टियां ये देनी है। और उसके अलावा जो नेशनल हॉलीडे हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, उन्होंने आजकल कर दिया जिस दिन काम करेंगे तो उसकी एवज में वो एक तो हाजिरी लगेगी प्लस 2 छुट्टियां उनको अलग से उसकी मिलेंगी, 6 छुट्टियां साल में, और फेस्टिवल लीव भी देने का प्रावधान है। तो आप क्यों कह रहे हो कि भाई कच्चे कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं देते हैं? तो क्या आपके यहाँ कच्चे कर्मचारी को छुट्टियां नहीं मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती है सर, और अभी तक मेरे पूरे कार्यकाल में, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है, जब से लेकर अब तक, किसी भी तरह की छुट्टी मेरे को नहीं मिली। और चलो वो तो अनपढ़ कर्मचारी हमारे साथी जो हैं, और जिनको नहीं पढ़ना लिखना आता या किसी को नहीं जानकारी है, उनके लिए तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम जो जानकारी रखते हैं हमें तो लेने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हम जब अप्लाई करते हैं ऐसे कुछ चीज़ें अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो डिपार्टमेंट साफ मना कर देता है, कोई छुट्टी नहीं है। और कच्चा कर्मचारी तो मतलब इस दुर्दिशा से गुजर रहा है कि कच्चा कर्मचारी ना तो कोई छुट्टी कर सकता है, उसके घर में चाहे कितना बड़ा फंक्शन हो, अगर जो एक बार इंस्पेक्टर ने या किसी अधिकारी ने उसको बुला लिया तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे जाए 3 घंटे के लिए, लेकिन जाना पड़ेगा, अपने घर का काम छोड़ के। हाँ जी। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इलाके के जो निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद एमसीडी के अंदर एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर काम कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल विंग के आड़ में वो लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों को जबरन इतना काम दे देंगे कि कर्मचारी कहेगा भाई मेरा हाथ जुड़वा लो, थोड़ा बहुत काम करवा लो। वो इतना नहीं करते, वो एक ही कर्मचारी 10 कर्मचारी ऐसे छांट लेंगे कि इनको भगाना है किसी भी तरह से, जबरन इनको यहाँ ड्यूटी में बुलाना ही नहीं है। ये इंस्पेक्टर, एरिया के एएसआई और हमारा जो निगम पार्षद है, इसमें मिली भगत होती है सबकी। और कर्मचारियों की जो व्यथा रहती, कच्चा कर्मचारी शाम को ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है, रात को ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है, सुबह तो उसकी ड्यूटी जाना है उसको, लेकिन किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होगी। जिस कानून की बात आपने अभी बताई कि भाई ऐसा कानून है छुट्टियां लेने का, ऐसा कोई भी कानून कच्चे कर्मचारियों के लिए एमसीडी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होगा भी तो वो देते नहीं है। नहीं, तो आपने कैसे नेता के रूप में या कर्मचारी के रूप में कभी आपने कहा कि भाई हमारी ये साल की छुट्टियां होती हैं हमें दो, कभी इस तरह की उनको एप्लीकेशन दी, उन्होंने नहीं मानी, तो कभी आप लेबर डिपार्टमेंट गए, कभी आपने लेबर कमिश्नर को लिखा, या आपने कोर्ट में लेकर के गए? क्योंकि देखिए ये छुट्टियां प्लस बोनस, अच्छा बोनस आपको कितना मिलता है? पक्के कर्मचारियों को पूरा बोनस मिलता है, कच्चे को? पक्के कर्मचारी को 7,000 समथिंग बोनस आता है,
और जो हमारे कच्चे कर्मचारी जब से नौकरी पर लगे हैं, जब से लेकर के अब तक जो कच्चा कर्मचारी है उसको केवल 1184 रुपये सालाना बोनस मिलता है, वो भी दिवाली पर। तो ये तो डायरेक्ट आप एमसीडी के थ्रू काम करते हो, तो आपके साथ तो ऐसे कैसे कर जी सकते बिल्कुल हैं? ही ऐसे ही चलता आ रहा है इसमें कि हमने आवाज भी उठाई थी इसके लिए भी बोनस बढ़ाओ, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और परमानेंट को मिलता है? परमानेंट को मिलता है, और अब तो 2-3 साल से बोनस देना ही बंद कर दिया उन्होंने। अब की इस बार की जो दिवाली गई है, 2024 की जो दिवाली गई है, इस पर एक बोनस मिला है हमें, कितना? 1184 रुपये। 1184। हाँ जी, उसके अलावा कोई तो बोनस आपने कभी कभी लेबर डिपार्टमेंट बोनस एक्ट में जाकर के कभी लेबर कमिश्नर को कभी आपने कहा नहीं कि भाई आप मेरा हमारा ये बोनस नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, इस पे इन्वेस्टिगेट ही करो कम से कम, क्योंकि सरकारी महकमा है। लिखा था सर हमने कर्मचारियों के लिए, ये जो व्यथा है उनकी, इस बारे में लिखा था हमने। तो हमने अपने कमिश्नर साहब को दिया था लिख करके, लेबर अफसर को भी दिया था लिख करके, और कमिश्नर लेबर को भी हमने भेजा था। लेकिन अभी तक भी उसका कोई जवाब नहीं आया। और इस तरह से अंधेर नगरी और अंधा राजा, वो चौपट नगरी अंधा राजा वाली कहावत है, वो यहाँ सूट होती है। क्योंकि निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो दुर्दशा है वो इतनी मतलब दयनीय कर दी इन लोगों ने कि हम बता भी नहीं सकते हैं। तो मेडिकल तो मिलता होगा आपको आप नहीं। अगर आप बीमार हो जाएं, क्योंकि गंदा काम होता है, या आप बीमार हो जाएं, या सपोज आपके परिवार वाले बच्चा, पत्नी, माता पिता कोई बीमार हो जाए, तो उसके लिए कोई मेडिकल ईएसआई या कोई इन्होंने हॉस्पिटल दे रखे हो, एमसीडी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें स्पेशल आपको ट्रीटमेंट के कुछ इस तरह का कुछ होगी व्यवस्था? देखिए, पक्के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है। वो जो पैनल में हमारे एमसीडी के जो जितने भी हॉस्पिटल आते हैं उनमें कहीं भी इलाज ले सकते हैं, लेकिन वो कैशलेस नहीं है, कैशलेस सुविधा नहीं है। उसके अंदर हमें जितने दिन भी वो हमारा कर्मचारी एडमिट होगा, हम पैसा जमा कराएंगे, फिर वहाँ से वो पक्के बिल देंगे बना करके, उसको हम डिपार्टमेंट को दे करके वहाँ से पैसा ले सकते हैं। वो भी एक सिर्फ परमानेंट कर्मचारी के लिए फैसिलिटी है। और जो कच्चा कर्मचारी है उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ईपीएफ कटा था, उसमें बोला गया था कि भाई आपका ईएसआई कार्ड बना के दिया जाएगा, ना तो वो आज तक ईएसआई कार्ड बना है 2016 से लेकर अब तक, और ना वो शायद कभी आगे भविष्य में बनेगा। और इस तरह की कोई फैसिलिटी मेडिकल सुविधा के नाम पर कच्चे कर्मचारी को बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो ये तो एक तरह का बहुत भारी भेदभाव हो गया। परमानेंट कर्मचारी को 50-70 हजार रुपये तनख्वाह ही मिलेगी, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल कौन कौन से, ये अपोलो वगैरह हाँ, इधर सब में जा सकते हाँ, जी, सब हैं। है। और कच्चा कर्मचारी उसको पगार भी कम मिलेगी, तो उसको हॉस्पिटल का या कोई ईएसआई का कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वहाँ आप लोगों ने, नेताओं ने, वहाँ की यूनियनों ने क्या स्टेप उठाए इसके ऊपर? क्योंकि ईएसआई अगर नहीं बन रहा तो ईएसआई के ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में आप चिट्ठी लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर एमसीडी को बोला जाए कि भाई इस तरह, या एमसीडी जिनके अंडर है आप गवर्नर को या होम मिनिस्ट्री को लिख सकते हो कि भाई इस तरीके से यहाँ पर ये गुंडागर्दी हो रही है, कानून लागू नहीं हो रहा है। तो क्या है? और दूसरा, सिर्फ चिट्ठी लगाने से नहीं होता, फॉलोअप करना पड़ता है, ट्रेड यूनियन के लीडर्स को फॉलोअप करना पड़ता है। क्या इस तरह की एक्टिविटीज आप लोग करते हो, यूनियन करती है? हमने 2017 के अंदर रोहिणी जोन से इस बात की शुरुआत की थी। रोहिणी जोन पर हमने धरना भी लगाया, अपना प्रदर्शन भी किया, और काफ़ी लंबे समय तक हमारा जो धरना था वो चला। और उसके अंदर हम काफ़ी अधिकारियों से भी मिले, काफ़ी अपने कमिश्नर साहब से भी हमने फाइल रखी, और तो और जो हमारे जो मेयर महोदय थे उस टाइम पर, उनको भी हमने अपनी फाइल सौंपी, राजा इकबाल सिंह को। तो लेकिन कुल मिलाकर के निचोड़ यही आया कि डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया कच्चे कर्मचारियों की तरफ। और जो यूनियन थी, जो ट्रेड यूनियन के नेता जो हमारे कहे जाते हैं भाई हम ऐसे ये नेता हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, उन नेताओं ने भी बात को घुमाने की कोशिश करी। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी पॉलिसी है और ये भविष्य में आपको बहुत काम आएगी। और हमने उसको विरोध किया ईपीएफ का, कि भाई ईपीएफ जो है ये एक फैक्ट्री लॉ है, फैक्ट्री एक्ट है, इसको फैक्ट्री एरिया में कटना चाहिए, हमारे एमसीडी में नहीं कटना चाहिए। हमारे एमसीडी में कटा, चलो कट गया, बहुत अच्छी बात है, 2 पैसे हमारे जुड़ जाएंगे, लेकिन वो पैसा भी आज तक हमारे तक पूरा नहीं आया। दूसरा, जो एमसीडी के जो भी कर्मचारी थे उनको जो ईपीएफ की सुविधा अच्छी बताई थी, उससे उल्टा उनको नुकसान पहुंचा, क्योंकि कम से कम 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे कर्मचारियों का हुआ, जिसको हम निरंतर 2016 से 17 से लेकर के अब तक उठाते आ रहे हैं। हर हमारे मांग पत्र में ईपीएफ का जिक्र होता है। वो ईपीएफ का कैसे नुकसान हुआ, थोड़ा बताएंगे? ईपीएफ का नुकसान ऐसे हमें मिला है क्योंकि जो हमारा पैसा कटा, देखिए हमारा 1800 रुपये कटता है सैलरी से ईपीएफ का। हाँ जी, 1800 रुपये काटते हैं, जबकि मैसेज आता है 2350 रुपये का। अब ये क्या काम करते हैं कि जितना हमारा कटता है उतना कम से कम गवर्नमेंट देगी हमको,
जितना हमारा कट रहा है वो डिपार्टमेंट हमें वापस दे, जब तो ईपीएफ का मतलब है, जितना शेयर हमारा गया इतना ही डिपार्टमेंट उतना ही डिपार्टमेंट को देना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारा शेयर कटता है और डिपार्टमेंट की तरफ से 550 रुपये का शेयर आता है जो हमारे उसमें जुड़ जाता है। नहीं देखिए, उसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि जो बाकी पैसा है टोटल उतना ही कटता होगा, लेकिन 8.33 जो पैसा है मैनेजमेंट का वो पेंशन में चला जाता है। जो पेंशन एक्ट 2005 की वो उसमें पेंशन में चला जाता है, वो शो नहीं करता है, वो पेंशन में जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा। ये आपको बताना चाहिए डिपार्टमेंट को, नेताओं को। इस बात को भी देख लेते हैं। लेकिन जो पेंशन का भी जो आप जिक्र कर रहे हो, ईपीएफ के अंदर पेंशन भी है, आजीवन पेंशन है, और 10 साल की कंटिन्यूस उस पे होने पे सर्विस 10 साल लगातार कटना चाहिए आपको पेंशन मिलेगी। और दूसरा उसके अंदर एक 6 लाख के बीमे का भी प्रावधान है कि जब कर्मचारी की अस्मार्थिक या मृत्यु हो जाती है तो उसको 6 लाख का बीमा ईपीएफ की ओर से मिलना चाहिए। उसमें उसके पत्नी को और 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक बच्चे हैं तो उनको वहां पर वो पेंशन भी मिलेंगी। बहुत सारी सुविधाएं हैं, ईपीएफ से नुकसान नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं। और उसी तरीके से ईएसआई के लिए भी आपको संघर्ष करना चाहिए। ईएसआई क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने 3 साल पहले ये इसको, नगर निगम पहले ईएसआई में कवर नहीं थे, नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायतें पहले कवर नहीं थी। 3 साल पहले वो नोटिफिकेशन मेरे पास ऑर्डर है, सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने पास कर दिया है कि तमाम नगर निगमों में ईएसआई कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी उनको दी जाएगी। तो उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, लागू करवानी चाहिए। लेकिन सर हमने काफी बार आवाज उठाई है इस बात को लेकर, भाई जो कर्मचारी एक्सपायर हुए हैं उनको कभी किसी एक को तो मिले, दिल्ली में किसी को भी अभी तक ना तो पेंशन का प्रावधान लागू किया गया है और ना ही किसी को उसका क्या बोलते हैं बीमा दिया गया है। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक आपका वो लागू नहीं होगा तब तक कैसे मिलेगा, जब तक आपको ईएसआई कार्ड नहीं मिलेगा। हाँ, ईपीएफ है तो ईपीएफ कर्म जो होल्डर है उसको, उसकी फैमिलीज को वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या अब आपको कोई उम्मीद दिख रही है? 19 साल आपकी सर्विस हो गई, अब आपका आधी उम्र निकल गई, अब आपको कोई उम्मीद लग रही है पक्के होंगे? क्या सिस्टम क्या है कि वहाँ पक्के होने का? एमसीडी में सिस्टम यही है, जिसके पास 3 लाख रुपए वो पक्का हो जाएगा, मतलब और जिसके पास 3 लाख रुपए नहीं है वो पक्का नहीं हो पाएगा। या तो नेताओं से मिल करके साठ गांठ करके अपने पैसे दो, और या फिर अपना ऐसे ही घूमते रहो। हमें तो किसी तरह की उम्मीद भी नहीं है कि इस नौकरी में हमें पक्का किया जाएगा, क्योंकि सरकारें जितनी भी चल रही हैं सब लोग हमारा मिसयूज कर रहे हैं, हमारे से वोट के तौर पर बात करते हैं। अपना एमसीडी का सबको वोट चाहिए, सरकार बनानी है, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करना कुछ भी। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में, उसमें भविष्य में सरकार रही थी अभी आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर, उसके ईमानदार सरकार थी, हाँ, कट्टर ईमानदार सरकार जो थी, उसके जो माननीय पूर्व मुख्य झूठे मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 2014 के अंदर जब दिल्ली की सरकार बनाई तो ये वादा किया था कि दिल्ली के तमाम ठेका प्रथा के लोग और जो सफाई कर्मचारी लोग हैं इनको मैं पक्का करूंगा जैसे ही मेरी सरकार बनती है। 10 साल वो राज भी कर गए, लेकिन कर्मचारी पक्के नहीं हुए। अब निगम में भी उन्होंने सरकार बनाने के लिए बोला, भाई बीजेपी की सरकार है और हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे को निगम में भी लेकर आओ। तो ये बड़ा समाज था, इन्होंने ठा करके उनको वोट दिया अच्छी तरीके से निगम के चुनाव में, और दिल्ली के अंदर उनको निगम में भी लिया है। अब निगम में लिया है तो अब जब तक दिल्ली में सरकार रही, जब तक माननीय पूर्व के झूठे मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आया कि कर्मचारियों को पक्का करना है, लेकिन जैसे ही दिल्ली की उनकी सरकार गई तो 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मेयर महोदय ने घोषणा कर दी। लेकिन उस 12,000 आदमी को पक्का कब करोगे आप? जब आपके निगम से भी सरकार चली जाएगी जब। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी पहले भी 15 साल शासन में रही, 2014 से पहले भी एमसीडी के अंदर, एमसीडी में, ठीक है ना, और अब भी दोबारा वो कयास लगा रहे हैं कि किसी तरह से एमसीडी में आ जाए। लेकिन उनके आने से या ना आने से, में तो है ना, केंद्र में है और नगर निगम केंद्र के अंदर है, गवर्नर साहब वो चाहे तो गवर्नर साहब से कह करके कर्मचारी को पक्का करा, दिल्ली में भी आ गई, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी को वोट चाहिए हमारा, लेकिन जो हमारे दुख दर्द है, जो हमारे रोजमर्रा की दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको हम सोल्व नहीं करेंगे। और ये कहीं ना कहीं कभी मैं कर्मचारी साथियों की भी मानता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि इनको भी एकजुट होना चाहिए, अपनी जितनी भी यूनियन है इनको एकजुट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो राजनीतिक स्वार्थ यूनियन का चल रहा है कि भाई हमें खड़े होकर के विधायक जी के साथ फोटो खिंचवानी है, सीएम जी के साथ हमें फोटो खिंचवानी है और फिर वाहवाही लूटनी डिपार्टमेंट में, तो यहीं से हमारा नुकसान हो रहा है। देखिए, आप 19 साल से रहे तो उस समय तो कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में भी 3 बार सरकार रही, तो क्या कांग्रेस ने भी नहीं किया आपका कुछ? नहीं, कांग्रेस ने भी हमारा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने
एक बार कहा था कि आपको ठेकेदारी में करने जा रहे हैं, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो हमारी तमाम यूनियन एकजुट होकर के भिड़ गई और उसकी वजह से आज तक ये ठेकेदारी का जो मेन ठप्पा लगना था वो नहीं लग पाया। वैसे ठेकेदारी में चल रहे हैं, क्योंकि ना तो पक्का किया जाएगा ना समय वेतन दिया जाएगा, तो ठेकेदारी में ही है। तो आप लोगों ने 19 साल से आप काम कर रहे हो, जबकि लेबर एक्ट में ये है, कानून में, आईडी एक्ट में कि 240 दिन पूरे होने पे कंटिन्यूअस एक कैलेंडर ईयर में तो वो उसको रेगुलाइजेशन का वो हकदार हो जाता है। तो आप लोगों ने अगर अपना केस रेगुलाइजेशन का भी कोर्ट में फाइल किया होता तो 19 साल में तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए होते। 2024 में 2 बड़े ऑर्डर आए सुप्रीम कोर्ट के कि जो पुराना कच्चे कर्मचारी हैं, लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं, इवन ठेकेदारी में भी जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए ये 2 ऑर्डर आए, एक 24 दिसंबर 2024 को और एक मार्च 2024 को। तो क्या आप नहीं समझते कि आपसे चूक हो गई कि हम कम से कम रेगुलाइजेशन के लिए लेबर कोर्ट में अगर लगा देते तो शायद अभी सुप्रीम कोर्ट से भी आप जीत के कम से कम 19 साल का सारा हिसाब किताब, सीनियरिटी, तनख्वाह, वेतन सब कुछ मिलता। तो आपको इस बात का एहसास है क्या? नहीं, बिल्कुल एहसास है सर, और हमने आवाज़ भी उठानी चाहिए थी। 24 अक्टूबर 2024 में हमने एक लेटर लगाया हुआ था डिपार्टमेंट को, जिसके तहत हमारी एक बैठक की गई डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के साथ। तो वहाँ पर हमने बात की, भाई ये जो हमारा जो 240 हाजिरी का जो मुद्दा है, इसको आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो हमें पता लगा कि वहाँ पर हमें सिर्फ 89 डेज के सेक्शन पर रखा जाता है, जिसमें 90 हमारी हाजिरी पूरी नहीं होती है। 89 के बाद फिर हमें दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो उसी के आधार पर हमारी हाजिरी तो 240 पूरी हो नहीं पाती, क्योंकि जिस दिन वो खत्म होती है उससे अगले दिन नई 89 शुरू हो जाती है हमारी। तो उसके तहत हमने उनसे बात किया, भाई ये 89 डेज का मैटर हटाओ, आप इसको खत्म करो। तो वो कह रहे भाई जब तक इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। और बड़े दुख का और बड़े शर्म का विषय है कि पूरे कम से कम 20 से 25 साल से ये चलता आ रहा है, लेकिन किसी भी यूनियन के लीडर ने आज तक 89 डेज को, सेक्शन को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया। नहीं ठीक है, वो तो बहुत दुख की बात है, लेकिन इसमें एक चीज और प्रावधान और है कि अगर कंटिन्यूअस ब्रेक दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेक बोलते हैं, अगर आप वो कोई भी मैनेजमेंट अगर 240 डेज पूरे ना होने देने की मंशा से, दुर्भावना से अगर लगातार उसी कर्मचारी को एक एक दिन का ब्रेक दे करके और लगातार ब्रेक देते हैं तो आर्टिफिशियल ब्रेक्स में आता है, वो ब्रेक्स भी गैर कानूनी होते हैं। तो आपको जाना चाहिए था, लगातार हम इतने साल से काम कर रहे हैं, 19 साल से लगातार 89 डे के बाद एक दिन ये वो दे रहे हैं। इनकी दुर्भावना है, मंशा है कि हमारे 240 दिन पूरे ना हो, जो संविधान में हमारा अधिकार है रेगुलर नौकरी का, हमें भी डिग्निटी के साथ। और आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है कि परमानेंट एक कर्मचारी समान काम के लिए, तो एक कच्चा, मैं क्यों कच्चा भाई, मुझे वो सुविधाएं क्यों नहीं, मुझे समान वेतन क्यों नहीं। तो इन सब की आवाज ये कानूनी चीजें हैं। तो कानूनी प्रक्रिया में आप लोगों को वहां जाना चाहिए था और वहां जाकर के लगाना चाहिए था लगातार। हमारे नेताओं को वो कानूनी टेक्निकल चीजें करनी चाहिए जो भी वहाँ ट्रेड यूनियंस है डे टू डे की, और कानून के में तो रेगुलर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप भी वहाँ नेता हैं, आप भी यूनियन चलाते हैं, तो आपकी यूनियन इन सब विषय को लेकर के प्रबंधकों के पास तो जाते हैं, कमिश्नर साहब के पास, डिप्टी मेयर के पास या मेयर के पास, सबके पास, लेकिन क्या उसके बाद उन सब शिकायतों को लेकर के आप रेगुलर बेसिस पर क्या आपने लेबर डिपार्टमेंट को, कोर्ट को, कचहरी को अप्रोच करते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं क्या? थोड़ा इस पे भी आप बताइए। नहीं सर, देखो हमने अभी तक कोर्ट में तो ये मसला डाला नहीं है, और हम बना भी रहे विचार कि बहुत जल्द हम कोर्ट जाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर 35,000 कर्मचारी हैं जो कच्चे कर्मचारी हैं, और वो कच्चे कर्मचारियों की जो जिंदगियाँ खराब हो रही हैं वो इन अधिकारियों के, तो मुझे लगता नहीं कि अधिकारियों से सुलझेगी। तो इसके लिए अब कहीं ना कहीं हमें कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और कोर्ट के अंदर जाने में भी जैसे वकील वगैरह होते हैं, उनकी फीस वगैरह है, तो सभी लोग जब योगदान करेंगे आपस में मिल करके तो हम केस शायद लड़ेंगे अब, और जल्दी हम ये काम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पॉलिटिकल सुझाव भी देना चाहिए अपने कर्मचारियों को कि आंख मूंद करके किसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ना जाएं। अब तीनों ही पार्टियों को देख लिया, कांग्रेस के समय से लगे और ये फिर केजरीवाल साहब भी बीच में आ गए, अब फिर दोबारा से बीजेपी भी आ गई, केंद्र में भी और नगर निगम में भी, सारे घूम फिर के रह चुके हैं, स्टेट में भी चारों तरफ। लेकिन जब किसी ने आपकी बात नहीं सुनी तो क्यों ना उन कर्मचारियों को कहा जाए कि जब भी चुनाव होते हैं, जब ये पार्टियां वोट मांगती है तो एकजुट होकर के अपना एजेंडा रखो कि भाई पहले हमें बताओ कि पक्के करोगे, जो पार्टी कहेगी हम उसको वोट करेंगे।
तो क्या कभी इस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा आपने अपने उन सफाई कामगारों के बीच में रखने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, मैं बराबर रखने की कोशिश करता हूँ। 2019 से लगातार चुनाव भी लड़ रहा हूँ। 2019 में लोकसभा से मैंने पर्चा भरा था, लेकिन वो दुर्भाग्य था मेरा या कुछ भी था कि मेरे को कम जानकारी होने के कारण वो पर्चा मेरा रद्द हुआ। कोई बात नहीं, फिर मैंने 2020 में मंगोलपुरी विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और जिसमें बहुत अच्छा मैंने काम भी किया और अच्छा रिस्पॉन्स भी आया मेरे को। और फिर अब दोबारा से 2025 का जो अभी रिसेंटली जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, उसके अंदर मैंने सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद नौकरी भी वापस ली। इसीलिए मैं अपने कर्मचारियों के बीच में रहकर के चुनाव लड़ता हूँ कि उनको पता लगे एक पॉलिटिकल विंग में भी हमें काम करना चाहिए। जरूरी नहीं है हम सिर्फ झाड़ू मारने के लिए आए हैं, जरूरी नहीं है कि हम दूसरों का कूड़ा ही उठाएंगे। हम लोगों को इलेक्शन भी फाइट करना चाहिए और अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। और दिल्ली के अंदर 40% जो वाल्मीकि समाज की जो आबादी है, जो निर्धारित करती है सीधे सीधे कि सीएम किस पार्टी का बनेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी। जब हम दूसरों के लिए निर्धारित करते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। तो ये एक गंभीर विषय का चर्चा भी है और इसके लिए भी हमारे जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं या जाटा समाज से आते हैं, उनको बैठ करके निर्णय लेना चाहिए कि सभी को इकट्ठा होकर के एक पार्टी बनाएं या अपने एक कोई राजनीतिक दल बनाएं जिसको हमें आगे लाना चाहिए। और अभी निगम के चुनाव आ रहे हैं, अपने बच्चों को निर्दलीय फाइट कराओ, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चे को, एक नई ऊर्जा आएगी बच्चे के अंदर, बच्चा सीखेगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हार ही तो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन उसको लड़ाओ तो सही। लेकिन कैसे लड़ाओ? करोड़ों खर्च करते हैं, आपने दो नहीं चुनाव नहीं, लड़े, कोई आपने खर्च क्या करने की किया? जरूरत नहीं है। सिर्फ नॉमिनेशन फीस दीजिए, प्रचार सामग्री में जो भी 10-5 हज़ार रुपये खर्च आता है वो कीजिए और अपना लोगों के घर घर जाइए, जुड़िए लोगों से, उनके लिए काम कीजिए, जीत जाओगे। पब्लिक है, पब्लिक ही जिताती, पब्लिक ही हराती है। अब जब आम आदमी पार्टी मैदान में आई थी 2014 में, आंदोलन से आई ना, आंदोलन किया, बिजली के खिलाफ बोले, पानी के खिलाफ बोले और सरकार बना ली। 10 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया, फिर एक आंदोलन चला, वो वापस सफाई कर्मचारियों ने उनके घर पे भेज दिए। तो ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए ये एक राजनीतिक आंदोलन समझ के हमें लड़ना पड़ेगा, जब जाकर हमारी जीत होगी। दिल्ली के अंदर 250 वार्ड है, 70 विधानसभाएं हैं, 7 लोकसभाएं हैं। क्या इन पे हम काम नहीं कर सकते? हर विधानसभा, लोकसभा, हर वार्ड में हमारे आदमी हैं। क्या हम नहीं काम कर सकते? ताकत लगाएंगे तो हम कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव है, छोटा चुनाव है, बच्चे को एक नया एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को लड़ना चाहिए चुनाव। मैं तो इतना चाहता हूँ कि चुनाव हमें लड़ना चाहिए। देखिए, अब एक और खबर आ रही है कि जितनी बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं देश के अंदर, सीटू है, एटक है, इफ्टू है, बड़े जो बड़े संगठन है, फेडरेशंस हैं, उन्होंने एक जॉइंट कॉल की है कि इन्हीं सवालों को लेकर के, क्योंकि सरकार जो है अब लेबर कानूनों को भी खत्म करके 4 लेबर कोड लेके आ रही है, 4 श्रम संहिताएं, जिसमें कि ये बहुत सारे अधिकार जो आईडी एक्ट वगैरह सब खत्म करके मिनिमम वेजेस वगैरह सब उन्होंने 4 अलग अलग उन्होंने संहिताएं बना दी हैं, जिसके तहत अब हड़ताल करना और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अधिकार अब कम हो जाएंगे, अब उनको सरकार लागू करने के चक्कर में है, वो बना के तो रखे हुए हैं। तो उसके लिए 20 मई को नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पे, वो तमाम मजदूर जिसी भी कहीं भी काम करते हैं, बैंकों में, चाहे रेलवे में, कहीं पर भी, नहीं प्राइवेट सेक्टर में, वो सब हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक अच्छा मौका है कि दिल्ली के जो सफाई कामगार हैं, सफाई कामगार यूनियंस है, लीडर्स हैं, उनको भी उनके साथ मिलकर के और पूरी दिल्ली में एक आंदोलन करना चाहिए, उस दिन हड़ताल पे जाना चाहिए? तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े मजदूर वर्ग संगठनों के साथ जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और 20 मई को खास तौर पर दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनसे तो कहना चाहूँगा, आपके फेसबुक के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आप भी समाज में कार्य करते रहते हैं और सभी सामाजिक कार्यों में सम्मिलित रहते हैं, जितना भी हो सके हमें 20 तारीख को बिल्कुल खुल के मैदान में आना चाहिए और बिल्कुल एकदम टूल डाउन स्ट्राइक हमें करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमारे अधिकार सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं या पक्के कर्मचारी, उनको बैठ करके खाना खाने की जगह उनकी ड्यूटी पर नहीं मिलती। वो कभी किसी के छज्जे के नीचे बैठते हैं, कभी किसी के जीने के नीचे बैठते हैं। और तो और उनको जो एक जो सुविधा, जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए हर वार्ड के अंदर, उनको पेशाब जाने की भी जगह नहीं दी जाती। तो चाहे वो महिलाएं कैसे करती हैं? सब इधर उधर कहीं ना कहीं अपना मतलब आपको कोई हर वार्ड में कहीं जहाँ हाजिर लगती है वहाँ टॉयलेट, बाथरूम, कोई फैसिलिटी जगह, नहीं है, पंखा, साफ सुथरे, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई शेल्टर हाउस नहीं है हमारा। जो महिलाएं हैं हमारी, जब उनको महामारी का दौर चलता है तो वो बेचारी मजबूर होती हैं, वो 2-2 3 दिन इकट्ठी होकर के अपना जा करके
अपने को फ्री करती हैं। इतना बुरा हाल आज इस दिल्ली के अंदर, जो देश की राजधानी है, उसके अंदर ही जिस बाल्मीकि समाज के हम बड़े बड़े बोलते हैं अपने आप को नेता हैं हम लोग, वो उन लोगों से सबसे मेरा सवाल है, उस बाल्मीकि समाज की जो महिलाएं हैं वो ड्यूटी पर भी उनको मूलभूत सुविधा नहीं दिला पाए। तो ये एक बहुत देखिए, ये तो कानून में है कि जहाँ वर्कर जहाँ पर हाजिर लगती है वहां पर एक बढ़िया, वहां पर उनके लिए एक ऑफिस होना चाहिए, रेस्ट हाउस होना चाहिए बैठने की, साफ सुथरे टॉयलेट, साफ पीने का स्वच्छ पानी, और उनको बैठने की नीट एंड क्लीन जगह होनी चाहिए। क्योंकि जब वो हाजिरी लगाने आते हैं तो वहां पर एक जगह हो, और फिर दूसरा कहीं रोटी भी खाते होंगे, रोटी कहाँ खाते हो, लंच कहाँ करते हो? कहीं भी रोड पर बैठ कर, रोड पे बैठ के करते हो लंच? कहीं भी रोड पर बैठ के कर लेते हैं, किसी पेड़ के नीचे कर लेते हैं, या किसी की छत के ऊपर बैठ के कर लेते हैं, या कोई दुकान है उसके सामने बैठ के कर लेते हैं, ऐसे करा जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो शेल्टर हाउस कुछ वार्डों में दिए गए हैं सफाई कर्मचारियों को, उनमें सफाई कर्मचारी नहीं होते। उसके अंदर एरिया के जितने भी जो हमारे ASI SI हैं वो, या फिर निगम पार्षद, उस पर ज्यादातर निगम पार्षदों का कब्जा है, जितने भी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी अन्य पार्टी का। जो भी काउंसलर है उसने ज्यादातर जो भी उसके इलाके में बढ़िया जगह है MCD की, वो हथियार रखी है। तो उससे क्या है कि ना तो हमारे कर्मचारियों को ये, चलो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सुबह जाते हैं हमारे कर्मचारी, जब लोग उठते भी नहीं है सो करके, जब वो सफाई कर्मचारी जाते हैं काम करते, उसके बाद उनको 12 बजे नहीं, वो खाना ड्रेस खाने बदलते हैं, ड्रेस कोई के लॉकर ड्रेस नहीं है, मतलब वो घर से ही वो झाड़ू जो वाले कपड़े घर से पहन के जाते हैं उसी को कपड़े पहन करके घर वापस आते हैं। कोई ना तो लोग अपनी वो झाड़ू वगैरह रखने के लिए कोई कोई जगह, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं छुपा कर रख देते हैं, और जो औजार मिलते हैं वो भी अपने पैसे से खरीदते हैं। तो इसी तरह से लॉकर नहीं है, घर से भी आप उसी तरह बन के आओगे, कोई लॉकर काम करने के बाद आप मुंह हाथ धो करके अपने कपड़े चेंज करो, वो कोई जगह नहीं है। नहीं, वो आपको साबुन कुछ तेल साबुन कुछ व्यवस्था है? कुछ नहीं, ना तो कोई ड्रेस मिलता है, ना कोई हमें जो गमबूट वगैरह मिलते कुछ नहीं, कुछ मास्क। अभी आपने देखा होगा कि जब 2020 के अंदर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का चलन दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर चला, जब दिल्ली के अंदर कर्मचारी या कोई अन्य कर्मचारी देखा होगा आपने, ना तो उसको कोई सेफ्टी डिवाइस दिए गए, ना कोई मास्क दिया गया, ना कोई सैनिटाइजर दिया गया, ना कोई गम बूट दिए गए, ना कोई अपर आयन दिया गया, ना कुछ दिया गया। वो सिर्फ अपने घर से आते थे और काम करते थे। जिस महामारी के दौर में जब लोग एक दूसरे को छूने से भी कतराते थे, एक बाप और बेटे के बीच में जब बच्चा हाथ नहीं लगा रहा था अपने माँ बाप को, तो ऐसी स्थिति में भी ये सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन ना तो कोई सफाई का उनको कुछ वो दिया गया, क्या बोलते हैं उसको, बचाव के लिए उपकरण, ना कुछ। और इसी तरह से ये चलन MCD के अंदर शुरू से ही चलता आ रहा है। ना तो कर्मचारी को बैठने की जगह है, ना कर्मचारी को खाना खाने की जगह है, ना कर्मचारी को कोई वर्दी अलॉट है, ना कोई टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी अलॉट है, उनको कोई ऐसी वो नहीं है व्यवस्था। अच्छा, तो आप ये बताइए, एक वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी होते हैं? वार्ड कितना बड़ा होता है और उसमें कितने सफाई कर्मचारी उसमें होते हैं? एक वार्ड में कम से कम तो 100 से 150 कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी एक वार्ड में। हाँ जी। वो एक जगह आके हाजिर लगाते हैं? हाँ जी। और अभी मैंने सुना है कि 2-3 बार दिन में हाजिर लगवा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पेड़ के नीचे लगाते हैं धूप में? हाँ, ऐसे ही लगाते हैं सर, वो बाहर बैठे रहते हैं कहीं कहीं, कभी किसी के मोटरसाइकिल पर खड़े होकर हाजिर लगाते हैं, या कहीं रेडी जिसको कूड़ा उठाते हैं उसको उल्टी कर लेते हैं, उस पर रजिस्टर रख के उसमें लगा लेते हैं, या अब तो ऐसे चल रहा है सिस्टम। अच्छा, अब आप ये बताइए कि खाली एक जाति के ही लोग सफाई कर्मचारी हैं, या दूसरे अनुसूचित जाति या दूसरे भी जाति धर्मों के लोग अब सफाई के काम में आ गए? नहीं सर, ये जो दूसरे जातियों के जो लोग हैं वो बहुत ही कम संख्या में सफाई कर्मचारी के पद पर हैं, और जो हैं वो निगम पार्षदों के घर के अंदर चाय बनाते हैं या निगम पार्षद के साथ काम करते हैं। वो कभी वार्ड में निगम पार्षद का क्या उसमें क्या रोल, क्या है, क्या इंटरफेरेंस क्या है उनका? निगम पार्षद का सिर्फ इतना इंटरफेरेंस होता है कि अगर जो इलाके में कोई शिकायत है स्थानीय निवासियों को, वो अपनी शिकायत उसको बताता है, और निगम पार्षद की तरफ से हमें एक मैसेज आता है, भाई उधर ये शिकायत आ रही है, वहाँ ठीक कर देना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। निगम पार्षद हमारे MCD के एक ऑफिस को घेर के बैठ जाते हैं, उसके बाद जो हमारे ASI SI जो भी सेंट्री गार्ड वगैरह होते हैं, जो सफाई की व्यवस्था को वहाँ सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के ऊपर जो लगाए जाते हैं, वो उनके साथ अपना बैठते हैं। उन्हीं से मतलब वो कहेंगे एब्सेंट लगाओ तो एब्सेंट लगा देंगे, वो कहेंगे हाजिर लगाओ तो हाजिर लगा देंगे। इस तरह का माहौल एक क्रिएट करके रखते हैं। मतलब उन्होंने तानाशाही एक तरह से कैप्चर किया हुआ है। बिल्कुल कैप्चर, बिल्कुल। निगम पार्षद ही तय करेंगे किस टाइम हमें घर जाना है, निगम पार्षद ही तय करेंगे कि छुट्टी पे किस किस लोगों को बुलाना है, कितने लोग आएंगे।
वो निगम पार्षद के हाथ में दे दिया इन्होंने। और दूसरा क्या है कि जितना भी बड़ा इलाका है जिसमें जितने भी साथी काम करते हैं हमारे, उनको ना कोई बैठने का कोई सेल्टर, अभी जैसे मैंने बताया आपको, ना कोई सेल्टर है, ना किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती हमारे कर्मचारी को। जबकि जो अन्य कर्मचारी हैं उनके कहीं ना कहीं दफ्तर बने होते हैं, वो वहाँ बैठ जाते हैं जाकर के, लेकिन हमारे कर्मचारी नहीं बैठ सकते। अब आप से अब अंत में चलते चलते अब आप क्या अपने सफाई कामगारों को, अपने समाज को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मैसेज यही देना चाहता हूँ, 20 तारीख को एक नेशनल लेवल पर जो स्ट्राइक होने जा रही है उसमें हमें सम्मिलित होना चाहिए। और दूसरा, जितना जल्दी हो सकता है खुद को संगठित कर लो, और जब तक संगठित नहीं होगे, दिल्ली के अंदर 64,000 कर्मचारी तो हमारे केजरीवाल साहब ने बताए हैं कि भाई मैंने उनको बोनस दिया था, एरियर दिया था, लेकिन किसी का मिला नहीं है अभी तक। तो कम से कम 64,000 आदमी एक दिन अपना मन बना करके एक सामूहिक कार्यक्रम रखो, बेशक से एक सामूहिक अवकाश के तौर पे एक दिन की छुट्टी कर लो सब, इनकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, अधिकारियों की भी और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों की भी, जिससे कि आपको एक अच्छा ये विश्वास दिला सके भाई हम पक्के कर रहे हैं। हमें पक्का होना है तो एकजुटता में होना पड़ेगा, एकजुट हो जाइए। देखिए साथियों, ये अभी आज हमारे दीपक पिहाल जी, ये कर्मचारी भी हैं वहाँ नगर निगम में, वहाँ के नेता भी हैं। इनकी पीड़ा भी है कि जब एक परमानेंट कर्मचारी को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, पगार बढ़िया मिलती है, उसके बावजूद सारी सुविधाएं, तो एक कच्चा कर्मचारी भी वही काम कर रहा है, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? जबकि कानून में भी ये है, अगर वो पक्का भी नहीं है तो उनका बोनस, उनकी छुट्टियां, ओवर टाइम, 8 घंटे ड्यूटी, और ये शेल्टर जहाँ पर हाजिर लगती है, और वहाँ कर्मचारी 20 कर्मचारी से ज़्यादा अगर कहीं पे इकट्ठा होते हैं तो उनके उठने बैठने का कैफेटेरिया, चाय पानी, उनको साफ सुथरे टॉयलेट, स्वच्छ पानी, साफ सुथरी जगह, उस तरह सब होनी चाहिए। हमारी महिलाएं क्या करती होंगी देखो बेचारी, और अपने वो झाड़ू साथ लेके घूमते हैं, उनको ड्रेस बदलने के लिए लॉकर रूम होने चाहिए, वो लॉकर्स प्रोवाइड होने चाहिए, और जब वो मुंह हाथ धोते हैं काम करने के बाद, उनको नहाने धोने की जगह होनी चाहिए, उनको साबुन, तेल, हर व्यवस्था ये कायदे कानून में है, तमाम चीजें हैं। और आपको 240 दिन कंटिन्यूअस पूरे होने के 1 कैलेंडर ईयर में, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो परमानेंट नौकरी